नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यानगर में। आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी में और जान डालने के लिए हमने आज एक नए सेशन को स्टार्ट किया है। और एक नया प्रयास हमारा ये रहेगा कि आपका जो रिवीजन है वो और बढ़िया तरीके से हो जाए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाए। ठीक है, इसी के लिए हमने हमने भूगोल के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण, लगभग 150 के आसपास ही इसमें प्रश्न होंगे जो कि बीपीएससी बार बार उसको रिपीट की हुई है। ऐसे प्रश्नों को हमने इसमें लेके आया है। जो हमारे प्रैक्टिस सेट के सेशन को देखे हैं वो यकीनन इसमें से एक भी प्रश्न गलत करने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और आपको पता होगा कि इसमें जो है भूगोल, आप मान के चलिए कि 10 से 12 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं भूगोल के। ठीक है, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल भूगोल से मिलने वाला है और बाकी आपको भूगोल से, भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस देर नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक अलग आपको मिल जाएगा, वो देखते रहिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुधाकर सर के द्वारा कराया जा रहा है, आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं तो हिंदी को भी देखिए। और पर्यावरण से भी संबंधित और बिहार स्पेशल से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित भी उसमें बने हुए हैं, उसमें देखिए। डेली अपडेट हो रहा है उसमें, और आप उसको अपने दिनचर्या में भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप डायरेक्ट आपको वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो इसने जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल करेक्ट है, कॉपरनिकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है और आपके पास भी समय का अभाव है, तो उसी को देखते हुए है मुझे जहाँ पे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो आंसर करेंगे जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट है, निहारिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निहारिका। ठीक है, नेबुला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड के प्रश्न आपको ज्यादा मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, आप सारे ऑप्शनों को देख लीजिए, उसका फिर आंसर करेंगे। सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। आपको पता है कि सूर्य हमेशा स्थिर होता है, सूर्य स्थिर होता है, इसके इसके इर्द गिर्द में कौन घूमता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ इसका उपग्रह, एकमात्र उपग्रह जो चंद्रमा है वो चक्कर लगाता है। तो जब ऐसा समय आता है कि पृथ्वी, जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब यहाँ पे सूर्य होगा और बीच में पृथ्वी आ जाएगी, अगर यहाँ चंद्रमा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। और जब ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, सिस लूनर बोला जाता है। इतनी बातों को याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसके आंसर को करेंगे जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र की 2-3 विशेषताएं और है, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। अभी हमने देखा ऊपर, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शुक्र जो है इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है, सांझ एवं भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना समय लेता है। जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। तो पहले इसके एग्जैक्ट आंसर को देख लेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होता है, फिलहाल इसके हिसाब से तो हम लोग जो आंसर देखेंगे वो आयोग ने जो चुना है वो क्या है, वो है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। लेकिन अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करेंगे तो 8 मिनट 19 सेकेंड का ये टोटल समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड का टोटल समय लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सेम प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, लेकिन आयोग ने जो चुना है, आयोग ने चुना है ऑप्शन नंबर सी। और आप क्या चुने हैं वो आप बताएंगे। आप इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट टाइम को याद रखेंगे, 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड एग्जैक्ट होता है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कितना समय लगता है जो सूर्य होता है, सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को, ठीक है, सूर्य का परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने समय लगते हैं? तो आपको पता है पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, दो प्रकार की गति करती है। एक तो जो सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको परिक्रमण परिक्रमण बोला जाता है, परिक्रमण बोला जाता है। और एक जो पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है तो वो अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है, अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है, इसको बोला जाता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण जो कर दिया, यानी कि जो परिक्रमा करती है, परिक्रमा करने में इसको 365 दिन, 365.25 दिन, यानी कि जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसीलिए प्रत्येक 4 साल में जो लीप ईयर आता है उसमें 366 दिन होते हैं, ठीक है। यही जो 25% 25% 25% होके 1% बन जाता है, यानी कि एक दिन बन जाता है, ठीक है। ये अगर 365 दिन 6 घंटे होगा तब भी उसका आंसर सही है, ठीक है, तभी उसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि 6 चौको 24, 24 घंटे में 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक। और ये परिक्रमण करने में कितना लेता है, कितने समय लेता है? तो 23 घंटा 56 मिनट लगता 56 मिनट लगता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है जहां पे मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए, आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। ये 0 डिग्री होगा, ये 23 साढ़े 23 डिग्री होगा, ये 23 साढ़े 23 डिग्री होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। 23 डिग्री अक्षांश के आसपास मरुभूमि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मरुभूमि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। आपको पता है कि ये कर्क रेखा है, और आप अपने केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कर्क रेखा गुजरात से होकर जाती है, और गुजरात में आपको पता ही है कच्छ का रण है, और वहाँ पे पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आंसर करेंगे जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट है। जिसने भी चुना ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट है, यानी कि बृहस्पति इसमें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शनि ग्रह है वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर करेंगे जिसने भी चुना है इसमें ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 29.5 वर्ष लगता है, ठीक है। लगभग 29.5 साल लगता है इसको पूरा करने में, ठीक है। 29 साल 6 महीना आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। 29 साल 6 महीना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर करेंगे जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट है 84 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 84 साल लगते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, ठीक है। वर्ष दीर्घतम होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा। जहाँ पे वर्ष जो है वो लंबे टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो उसका जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट है। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। प्लूटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लूटो हो जाएगा इसका आंसर, प्लूटो पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो होता है वो क्या होता है? तो वो इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा, और अगर बात करेंगे कहाँ पे है तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, ठीक है। कहाँ पे है तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखते चलिएगा। जितने भी प्रश्न है वो यकीनन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, और जो बीपीएससी पूछी है ऐसे प्रश्नों को लिया भी गया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा है,
इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ से गुजरती है, तो आपको पता है कहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट है, प्रशांत महासागर से होकर जाती है। कहाँ से होके जाती है, तो प्रशांत महासागर से होके जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको ऐसे मिल रहे होंगे जो प्रैक्टिस सेट वाले सेशन से लिए गए हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में मैंने ऐसे ही प्रश्नों को लिया भी था जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट वाले सेशन को नहीं देखे हैं तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं उस सारे प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिए। यकीन मानिए उससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम लोग देख लेते हैं। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 दिसंबर जिसने भी चुना है उसका करेक्ट है। 22 दिसंबर जिसने भी चुना है उसका करेक्ट है, ठीक है। 22 दिसंबर आपको मैंने बताया भी था इसके एक्सप्लेनेशन को, अगर नहीं देखें तो प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वही बात हो गया, जब वहाँ पे बड़ा दिन होगा तो यहाँ पे छोटा दिन होगा। कौन से डेट में होगा, तो 22 दिसंबर। जिसने भी चुना है 22 दिसंबर उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जिसने भी चुना है 22 दिसंबर उसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है माउंट एटना की बात कर रहा है कि माउंट एटना क्या है, ठीक है। एक पर्वत है, एक ज्वालामुखी है, क्या है, ठीक है। यही पूछ रहा है माउंट एटना क्या है। माउंट एटना क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे। ये क्या है, माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे है, एक ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एक ज्वालामुखी है। ये कहाँ पे है, तो ये सिसिली द्वीप पे है। ये एक सिसिली द्वीप पर है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौना लोआ उदाहरण है, ठीक है। किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसका जवाब देंगे आप। इसका जवाब देंगे। इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए सक्रिय ज्वालामुखी उसका करेक्ट है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी। अगर हम लोग बात करें तो मौना लोआ क्यों पूछा जाता है, इसको आप जान लीजिए कि आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो ये हवाई द्वीप पे है। कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे, ठीक ना। हवाई द्वीप पे है। ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किलिमंजारो क्या है। किलिमंजारो क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये भी इसी से संबंधित प्रश्न है। इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश देख के चलेंगे, इंग्लिश नहीं देखेंगे तो इसका आंसर करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। आग्नेयगिरी वॉल्केनो क्या है, इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट है, आग्नेयगिरी, ठीक है। आग्नेयगिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, तो आपको पता है कि एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमको एशिया नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा वो कौन सा है, दूसरे नंबर का कौन सा है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक लंबी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ रहा है, कहाँ पे है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। तो इसमें पहले इसके आंसर को देखेंगे। इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, तो वो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में इंडीज पर्वतमाला, ठीक है। इंडीज पर्वतमाला। अगर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछता है तो वो कहाँ पे है, तो वो हिमालयन रेंज है। वो कहाँ पे है, तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। बेहतरीन प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, वाकई में कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन इतना तो जानता है कि आप बेसिक जानते हैं और उसी के आधार पे वो प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा। अगर इसको आप बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे सीआरटी तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका जवाब जो होगा जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और ये कहाँ पे है, सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे, अभी मैंने बताया आपको हिमालयन रेंज में, ठीक है। हिमालयन रेंज में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यूरोप की कौन सी एक ऐसी है जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप का कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया हिमालय के बारे में, आप जानते ही हैं, ठीक है। हिमालय के बारे में आप जानते हैं, हिमालय कहाँ पे है, तो ये एशिया महाद्वीप में है। अगर हम लोग रॉकी की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, और अरावली भारत में है। ये किस प्रकार की पर्वत है, ठीक है। इसका आप जवाब देंगे, ठीक है, किस प्रकार की ये पर्वत है, ठीक। तो देख लीजिए, इसमें युवा पर्वत है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ब्लॉक पर्वत है, और फोल्ड पर्वत है, ठीक है। इसका पहले आंसर करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसमें जिसने भी चुना है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर अरावली की बात करेगा तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट है, ठीक है। पामीर का जो पठार है, पामीर का पठार आप देखते होंगे, जब जब जैसे ही हम लोग हिमालय के ऊपर वाले मैप को जब आप देखेंगे तो पामीर का पठार दिखाई देता है, पामीर का पठार, इसको संसार का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसार का छत कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न पूछ रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है। तो इसका जवाब देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी चुना है ऑस्ट्रेलिया उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोबी का मरुस्थल किस देश में है, गोबी का मरुस्थल किस देश में है। तो आपको पता है गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है, तो मंगोलिया और चीन दोनों में मिला के पड़ता है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है, उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, तकला मकान कहाँ पे है, तो ये चाइना में है। जिसने भी चुना ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट है, तकला मकान कहाँ पे, चाइना में है। और अगर हम लोग इसके पहले देखें गोबी का मरुस्थल, तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन में दोनों में मिला के पड़ता है, ठीक है। तो ये मंगोलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तकला मकान कहाँ पे, तो ये चीन में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, ठीक है। इसमें जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट है, पंपास, पंपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय, ठीक, आईएसटी एवं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, ग्रीनविच मध्य समय की कितना अंतर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप जानते भी होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिसने भी चुना है 5.5 घंटे, ठीक है। 5.5 घंटे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा ऐसा जिला है जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, अभी बीपीएससी ने ताज़ा 2019 में पूछा हुआ है, तो इसको आप देखते चलेंगे। कौन सा जिला जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो प्रैक्टिस वाले सेशन में भी मैंने बताया है कि जो ये भारत है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नीलगिरी है। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों एक ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने में एक संधि का काम करता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ठीक है। आपको पता है, अगर हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर देख लें, इसके करेक्ट आंसर को हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सह्याद्री, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट में क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसको सह्याद्री बोला जाता है, पूरे पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसका आंसर करेंगे। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाडविन आस्टिन, K2 गाडविन आस्टिन, ठीक है। K2 गाडविन आस्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए कई बार प्रश्न पूछा है तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, ठीक है।
बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप बढ़िया से भूगोल नहीं पढ़े होंगे, मैप नहीं देखे होंगे, तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट मेघालय पठार की बात कर रहा है, मेघालय पठार की बात कर रहा है। तो इसमें ये आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है भुवन की पहाड़ियाँ। भुवन की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तो ये मिजो हिल्स में पाई जाती हैं। कहाँ पे? जब आप सेवन सिस्टर देखेंगे तो उसमें जो है मिजोरम के पास में जो मिजो हिल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे है भुवन की पहाड़ियाँ। ठीक है, वहाँ पे है भुवन की पहाड़ियाँ। अगर बात करें गारो खासी जैंतिया की, गारो खासी और जैंतिया ये तीनों मेघालय के पठार हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। किसके बीच में हिम रेखा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा 4300 से 6000। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी चुना है, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है 4300 से 6000। 4300 से 6000 मीटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा समझ के करिएगा। बिहार के हिस्सों में जैसे रोहतास का पठार हो गया, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हो गई, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ हो गई, खड़गपुर पहाड़ी हो गई, उत्तर गंगा मैदान हो गया। ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए बीपीएससी 2018 प्री का ये प्रश्न है, इसका आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ। और ये कहाँ की है? तो ये धारवाड़ क्रम की है। ये धारवाड़ क्रम की है। कब की हैं? धारवाड़ क्रम की है। इसको आप याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, कैसा है? तो ये गर्त है। छोटा नागपुर क्या है? एक गर्त है, एक संप्राय भूमि है, पदस्थली है या अग्र गंभीर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक अग्र गंभीर है। ठीक है, एक अग्र गंभीर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है तो देख लीजिएगा निम्नलिखित में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवन की पहाड़ी। बाकी ये जो है ये सब मेघालय पठार के हिस्सा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक है, द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप है वो कैसा है? प्रवाल भित्ति है, ज्वालामुखी है, मृदा निक्षेपण है या उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, ध्यान से करिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवाल के द्वारा उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है? प्रवाल के द्वारा उत्पत्ति हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है, प्रवाल की उत्पत्ति का है। ठीक है, चलिए अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो वो कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा प्रवाल कोरल। ठीक है, कोरल स्टेट। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय की बागान नहीं है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, थोड़ा सा समझदारी से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कानन देवन जानते ही हैं, दार्जिलिंग जानते ही हैं, नीलगिरी जानते हैं, ये सब जो है यहाँ पे चाय के बागान है। लेकिन अगर गिरनार की बात करेंगे तो गिरनार कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है गिरनार, और ये एशियाई शेरों का निवास स्थल है, गुजरात में पड़ता है गिरनार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे चाय के बागान नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, अन्नामलाई है, नीलगिरी है, कार्डमम है, सेवराय है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से सटा हुआ क्या है? कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्डमम। अन्नामलाई की बात करें तो अनाईमुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कार्डमम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? दोंदा बेटा, जो कि दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट, पूर्वी भारत में। ध्यान से करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप कहाँ पे है? लक्षद्वीप कहाँ पे? तो दक्षिण पश्चिमी भारत में। कहाँ पे हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी भारत में। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी भारत में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी चुना है उसका करेक्ट है, दक्षिण पश्चिमी भारत। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी अगर हम लोग देखेंगे ये अगर भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, तो कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा? अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये एक तो ये साउथ का हो गया, और साउथ दक्षिण, और ये पश्चिम का एरिया हो गया। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? बहुत बेहतरीन प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, 36। वर्तमान में यहाँ पे कुछ ऐसे और नए आइलैंड खोजे जा चुके हैं, लेकिन जो अभी दर्ज है वो कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है?
ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर करेंगे तो कैम्बे की खाड़ी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कैम्बे की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बे की खाड़ी। लक्षद्वीप और मिनिकॉय में यहाँ पे है, अभी हम लोग देखा कच्छ की खाड़ी में भी है प्रवाल भित्ति, लेकिन कहाँ नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है, ठीक है, ये कहाँ पे, तो महाराष्ट्र का एक अंग है। आपको पता है कि विदर्भ जो है ज़्यादातर अंडर 19 टूर्नामेंट जीतता रहता है, इसको भी आप देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप करंट से भी रिलेट करके देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा विदर्भ। ठीक है, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ये भी बीपीएससी का ही प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से आप लगा के बताइए क्या होगा इसका अवरोही क्रम। ऐसे ऐसे भी प्रश्नों को मैंने कराया है, अगर आपको याद होगा तो आप जान पा रहे होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है नहीं ऑप्शन में। ठीक, फिलहाल इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 3 2 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार को किस नंबर पे आता है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से ये घिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी चुना है उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 7 राज्यों से मिलती है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, मैप भी एक बार देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को पूछने का औचित्य तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, तो ये पिंक सिटी जयपुर में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है। बीपीएससी ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसे प्रश्न अब नहीं आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी पुराना प्रश्न है। गुजरात की राजधानी कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर करेंगे। गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, तो गांधीनगर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता है कि ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में। फिलहाल इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली भी यहीं पे निजात हुई थी इसकी, तो ये तो आपको पता ही होगा। द्रविड़ शैली में बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं, गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ की है। गद्दी जनजाति कहाँ की है, बीपीएससी में पूछा हुआ ये प्रश्न है। इसको आप जवाब करेंगे, गद्दी कहाँ का हो जाएगा, तो गद्दी कहाँ का हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ पे हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, गद्दी जनजाति कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अन्य जगह भी पाई जाती हैं, इसीलिए यही कारण है कि भील सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जनजातियों से एक प्रश्न तो आपका रहना तय है, निम्नलिखित जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया। पहले इसके आंसर को देख लेते हैं हम लोग। टोडा जनजाति जो है वो केरल की दिखा रहा है। टोडा कहाँ की है, केरल की नहीं है। ठीक है, टोडा जनजाति केरल की नहीं है। ठीक है, टोडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो टोडा जनजाति पाई जाती है कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे,
तमिलनाडु में कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है टोंडा, टोंडा जनजाति, ठीक है, टोंडा। गद्दी हिमाचल प्रदेश, भील मैंने बताया, भील गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और कोटा की बात करेंगे तो कोटा कहाँ पाई जाती है? कोटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। और टोंडा जो पाई जाती है वो भी तमिलनाडु में पाई जाती है, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, नया प्रश्न है, तो इसको आप देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग है, कितने नीचे तक है? इसको आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है, इसमें जिसने भी चुना है 6000, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000, ठीक है, 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर तक, ठीक है। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलती है? आपको पता है पंचप्रयाग है, पंचप्रयाग को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देवप्रयाग, ठीक है। कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती हैं देवप्रयाग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, कहाँ पर मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में। इसके बाद फिर यहीं से फिर गंगा जाती है, ठीक है, आगे हरिद्वार। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो गंगा है। और इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें कितना बहती है, तो कितना बहती है? तो ये गंगा बहती है 2525 किलोमीटर, 2525, थोड़ा सा देख लीजिए, 2525 किलोमीटर बहती है। और अगर कभी कभी पूछ लेता है बिहार में कितनी बहती है, तो 445 किलोमीटर बहती है। 445 किलोमीटर कहाँ बहती है? बिहार में बहती है, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, ठीक है, 445 किलोमीटर और 2525 किलोमीटर पूरा इसकी गंगा की लंबाई है जो कि भारत में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ठीक है, कौन सी उपनदी, ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। अगर हम लोग बात करें उत्तरी कोयल यानी कि सोन नदी में मिलती है, ठीक है, उत्तरी कोयल यानी कि सोन नदी में मिलती है, ठीक। और अगर उत्तरी कोयल कहाँ पे सोन नदी में मिलती है? दक्षिणी कोयल जो होती है वो शंख नदी में मिलती है। और बराकर नदी जो मिलती है वो किस में मिलती है? दामोदर में मिलती है। इसमें से कोई भी ऐसी नदी है जो गंगा से मिलती होगी, ठीक है, क्योंकि ये उत्तरी कोयल जो है, उत्तरी कोयल किससे जाके मिलेगी? ये सोन से मिलती है। किस में जाके मिलेगी? सोन से मिलती है, ठीक है। कोयल परियोजना भी है यहाँ पे, इसको भी आप याद रखेंगे, सोन से मिलती है। अगर हम लोग दक्षिणी कोयल की बात करेंगे तो ये किससे मिलती है? तो ये शंख नदी से मिलती है। किससे? शंख नदी से मिलती है। और अगर हम लोग बरार की बात करेंगे तो ये दामोदर में मिलती है। कहाँ पे? दामोदर में मिलती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? ठीक है, अभी मैंने बताया 445 किलोमीटर के आसपास बहती है, 445 किलोमीटर के आसपास बिहार में बहती है। पूछ रहा है कि किस जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा, बिहार के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा लंबी बहती है? एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम के पास जब ये बहती है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी पटना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आप देखते चलिएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कितने जिले ऐसे हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं? पूछा हुआ प्रश्न है 2019 में, और इस बार भी आने की संपूर्ण संभावना है, ठीक है। कितने हैं? तो ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से जिले हैं इसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन कौन से जिले हैं। तो अगर हम लोग जिलों की बात करें तो इसमें हो जाएगा सारण है, बक्सर है, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, ठीक है, खगड़िया, कटिहार, इतने सारे नदियाँ इससे बहती हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है वैशाली और पटना ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे। समस्तीपुर भी इसी के किनारे है, इसको भी याद रखिएगा। बेगूसराय भी है, लखीसराय है, और मुंगेर है, खगड़िया है, ये सारे है, आप याद रखिएगा। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों को, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। 12 जिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यंगरुल जंगबो नदी को किससे जाना जाता है? तो इस किससे जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जब
यहाँ पे प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद से केवल 2 जगहों पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। इसके बाद फिर जब ये जाएगी बांग्लादेश में तो यमुना नाम से हो जाती है, ठीक है। सब आप जानते हैं आप, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। जंगबो नदी को, ठीक है, येरलुंग जंगबो नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, मतलब किसकी ये सहायक नदी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मानस आपको पता ही है किसकी है, और मानस कहाँ पे बहती है, असम में बहती है मानस, ठीक है। यहाँ पे मानस उद्यान भी है, इसको आप जानते ही होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, ठीक है। आपको पता है ये तीनों हो जाएंगी, ये तीनों हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से ये सब नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। सारी नदियाँ यहीं से निकलती हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सभी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ठीक है। कहाँ से, मानसरोवर झील से, राकसताल से निकलती है, सिंधु और सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है यहीं से, मानसरोवर झील से ही, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा PDF आगे पीछे हो गया है। हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कर रहा है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देख लेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा राप्ती ये दोनों जो है रिफ्ट घाटी में होकर बहती हैं, ठीक है, दोनों रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती और कूट का मिलान करना हमको। बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो आपको पता है कि राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी नहीं बहती है, बाकी ये दोनों बढ़ते हैं। तो पहला इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है। बेहतरीन प्रश्न है, कावेरी नदी कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कावेरी कहाँ से निकलती है, कावेरी निकलती है आपका ये बालेश्वर से निकलती है, ठीक है। और ये जाके फिर ये बंगाल की खाड़ी वाले में जाके गिर जाती है, ठीक है, यानी कि ये हिंद महासागर में जाके गिरती है, ठीक है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं, इसको आप बताएंगे। ये तीनों एक ही जगह से निकलती हैं, और ये कहाँ से निकलती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं, अमरकंटक से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी चुना ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र गिरती हैं, गोदावरी भी गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी की बात करेंगे तो महानदी कृष्णा, कावेरी भी निकलती हैं। और लूनी की बात करें तो लूनी नदी नहीं निकलती है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती ये दोनों नहीं निकलते, यानी कि इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इसका करेक्ट आंसर करेंगे। अभी हमने देखा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से, छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमिबंधित नदी है, ठीक है। कौन है, तो नर्मदा है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो भूमिबंधित नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया जाता है। आपको पता है बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है, बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी क्यों, क्योंकि अभी ये जब निकलती है ना तो तीव्र ढलान के साथ होती है। इसे यही कारण होता है कि ये कभी भी अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है, और यही कारण है कि इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोसी नदी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है,
त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ठीक है, आपको पता है कि बिहार में मुख्यतः नदियां ऐसी हैं जिससे तीन नदियां ऐसी हैं जिससे नहर परियोजना जुड़ी हुई है। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बिहार की स्पेशल है तो इससे भूगोल आना ही प्रश्न है। ठीक है, तो त्रिवे जो गंडक नदी है ना, गंडक नदी पे चार नहरें बनाई गई हैं। गंडक नदी इसका फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी। ठीक है, इससे चार नहरें बनाई गई हैं, चार नहरें बनाई गई हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चार नहरें बनाई गई हैं। कौन कौन सी चार नहरें बनाई गई हैं? एक तो हो गया ये अपना त्रिवेणी नहर हो गया, एक हो गया तिरहुत नहर, एक हो गया सारण हो गया, एक हो गया सारण हो गया। ठीक है, तिरहुत हो गया, तिरहुत नहर, एक तो हो गया त्रिवेणी नहर, और एक हो गया तेऊर नहर। क्या हो गया? तेऊर नहर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें तो कोसी पे भी है। कोसी पे एक है, कोसी नहर पे है एक, कोसी जो है कोसी पे एक नहर है तो तीन नहर, एक पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, और एक जो है वो राजपुर नहर। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक, तीन नदियों पे है, कोसी पे है, गंडक पे और सोन पे है, तीन नदी। इन नहरों से जो प्रश्न है यही जो बनते हैं वो बनते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, त्रिवेणी जो है वो गंडक पे है। गंडक से चार नहरों का है, चार नहरों को पानी मिलता है, सारण, तिरहुत, तेऊर और त्रिवेणी। और अगर हम लोग बात करेंगे कोसी पे, तो कोसी पे तीन है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और राजपुर नहर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और सोन की बात करेंगे तो पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर आप करेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा? माफ करिएगा, पटना नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर शहर। कानपुर नगर और देहात दोनों में बटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश का ये शहर है कानपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। माफ करिएगा, गलती से पटना हो गया, पटना नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बहुत बेहतरीन प्रश्न। कौन सा नहर है जो अभी हमने देखा? कानपुर है, भागलपुर है, फतेहपुर भी है। ठीक है, उत्तर काशी की बात कर रहा है। अगर काशी दिया होता तब तो बनारस हो जाता। ठीक है, लेकिन उत्तर काशी की बात कर रहा है तो उत्तर काशी जो है इसका संबंध किससे है? भागीरथी नदी के किनारे। उत्तर काशी कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात कहाँ पे है? जलप्रपात से प्रश्न है, कहाँ पे है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडू जलप्रपात। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात हमको बताएं कहाँ पे है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, बढ़ते हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में कराया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर करेंगे, इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, उनका करेक्ट आंसर है कावेरी। ठीक है, कावेरी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है, इस वजह से हमको तेज लेके चलना पड़ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ठीक है, आपको पता है कि भारत में केवल दो मरुस्थल है। कौन सा है? एक राजस्थान में है और दूसरा लद्दाख में है। ठीक है, तो दूसरा जो है डिजर्ट यही हो जाएगा। क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह। जिसने भी सुना है उनका सही है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ताजे प्रश्न है, देखते चलिएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है? इसका कारण, इसका करेक्ट आंसर जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ूंगा, लंबा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी चुना उनका सही है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? अमृतसर भी अगर हम लोग देखेंगे, अमृतसर पंजाब में जो है, और वो शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये दोनों एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, लेकिन उनकी उनकी जलवायु में भिन्नता है। इसका क्या कारण है? ठीक है, इसका क्या कारण है? तो आपको पता है कि ये जो जो अमृतसर है वो थोड़ा सा कम ऊंचाई पे स्थित है, और जो शिमला है वो ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, तो यही कारण है। ठीक है, और ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पहाड़ों पे, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी घटता जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनकी ऊंचाई ऊंचाई से भिन्नता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत को जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है वो कैसे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि प्रवेश करती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है, तो ये 1 जून को प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आम्र वर्षा, मैंने ये भी प्रश्न कराया था, आम्र वर्षा किससे संबंधित है, तो ये आम की फसल से संबंधित है। किससे किसे है, तो आम की फसल से संबंधित है। जो भी प्रैक्टिस सेट को मेरे देखे होंगे यकीनन इससे इससे सारे प्रश्न वो आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आम की फसल से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैंने बताया भी था कि कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम बारिश के रूप में जाना जाता है, ठीक है, या कहवा बारिश के रूप में भी जाना जाता है। ये अप्रैल के माह में होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आम की फसल के ये जो क्या होता है ना कि अप्रैल अप्रैल माह में आता है, और जो आमों की फसल को पकाने में बहुत सहायक होता है, इसीलिए इसको मैंगो सावर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, जिसने भी चुना है इसका करेक्ट आंसर मेघालय, उसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है मेघालय, ठीक है। और आपको मैंने बताया गारो खासी जयंतियाँ कहाँ पे है, तो इसी मेघालय पठार के हिस्सा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ों के मौसम में बारिश मिलती है। आपको पता है कि जो जो अपना ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट में जब हम लोग देखेंगे तो उधर से जो आता है मानसून, लौटता हुआ मानसून जो वहाँ पे चेरापूंजी वाले हिस्से से आता है, वापस जब आता है ये तो तमिलनाडु में झमाझम बारिश करता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रेगुर रेगुर जो है मिट्टी है वो किस मिट्टी को कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, किस मिट्टी को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। किसको, काली मिट्टी को। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैंने आपको मिट्टी वाले इसका ये भी प्रश्न मैंने पूछा हुआ है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे बताने का टाइम तो नहीं है फिलहाल, बस इसके एक्सप्लेनेशन को मत जाइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया। और इसका इसका जो कारण है ना वो वॉल्कनिज्म है, ठीक है, वॉल्केनो की वजह से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कोलेरू करके है, कोलेरू एक जो बना हुआ है उसके कारण है, कोलेरा 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 याद रखिएगा, कोलेरा जो एक गड्ढा बना हुआ है, ठीक है, उसी के कारण वहाँ पे वॉल्केनो का कभी उद्गार हुआ होगा, यही कारण है कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहा जाता है, तो जो गंगा की जो कछारी मिट्टी मिट्टी होती थी, जो पुरानी मिट्टी होती थी कछारी, उसको क्या कहा जाता है, उसको बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है, ठीक है, बांगर कहा जाता है, ठीक है। खादर और भाबर के बारे में आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दुमटी यानी कि लोम, दोमटी जो मिट्टी होती है इसको लोम मिट्टी के नाम से जाता है, तो मिट्टी का कौन सा कण मिला होता है, ठीक है, कौन सा, तो चिकनी मिट्टी। इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चिकना कड़, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चिकना कड़, ठीक है। चलिए माफ करिएगा, इसमें चिकना कड़ नहीं, इसमें माफ करिएगा, इसमें सारे हो जाएंगे ना, क्योंकि बालू का कड़ भी होता है, पांसू कड़ भी होता है, चिकना कड़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, चिकना कड़ नहीं होगा, इसमें सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सभी प्रकार के ये सारे पाए जाते हैं, ये सारे के सारे चिकना कड़, बालू कड़ और ये पांसू कड़। यही कारण होता है कि इसको दोमट मिट्टी बोला जाता है, दुमटी या दोमट मिट्टी या लोम मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। कौन कौन से कड़ होते हैं, तो बालू का भी होता है, चिकना कड़ भी होता है और पांसू कड़ भी होते हैं, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सभी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो आपको पता है कि अभी मैंने बताया था चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है ना उसमें पानी का अवशोषण की क्षमता ज़्यादा होती है और उसमें हमेशा नमी बरकरार रहती है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इसको पानी मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, करेवास मृतिका जो कि जाफरान, करेवास मैंने आपको बताया, करेवा मिट्टी या करेवास के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, इसको करेवा मिट्टी भी बोला जाता है, मैंने प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में भी इसको डिटेल से बताया। करेवा मिट्टी भी कहा जाता है या करेवास मृतिका, जो कि जाफरान, ठीक है, केसर की एक स्थानीय प्रकार है, के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, केसर केसर जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। प्रैक्टिस सेट वाले में आप देखेंगे तो मैंने ऐसे प्रश्न को कराए हुए हैं, ठीक है, सेम टू सेम आपको ये प्रश्न मिल जाएगा वहाँ पे,
ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी मैंने वहाँ पे दिया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन? ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल सा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वनारोपण के द्वारा। किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वनारोपण के द्वारा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी चुना है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरे हुए हैं? ठीक है, अभी देखिए ऊपर जो प्रश्न था, ये जो नीचे प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला, जिले की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? तो जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा है ना, जो पश्चिमी चंपारण वाला हिस्सा है, जहाँ पे आप देखेंगे वाल्मीकि नगर वगैरह जो वाला हिस्सा है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि नगर। वहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसको आप जानते हैं, नेशनल पार्क एक है बिहार में, और वो वहीं पे है, वाल्मीकि। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भाग सिंचाई कैसे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु परियोजनाओं से। कैसे हो जाएगा? लघु परियोजनाओं से। ठीक है, लघु परियोजनाओं से। ठीक है, कैसे होता है? तो लघु परियोजनाओं से होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सारण, सारण जिला जो है सिंचाई नहर, सारण अभी मैंने बताया आपको कि चार किससे है, तो ये गंडक से है। आप आसानी से इसको कर लिए होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंडक। मैंने चार बताया, तिरहुत, सारण, त्रिवेणी और तेउर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ठीक है, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, त्रिवेणी नहर, पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, तो आपको पता है कि अपने वहाँ कौन कौन सी हैं? तो ये ऊपरी गंगा तो अपने वहाँ है नहीं, शारदा भी नहीं है, पूर्वी यमुना भी नहीं है। ठीक है, अपने वहाँ जितनी नहर है मैंने आपको बता दिया। और नहीं अगर आप पढ़े तो बिहार स्पेशल में आप इसको पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा त्रिवेणी नहर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस पे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी चुना है उसका करेक्ट आंसर है सतलज नदी पर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती हैं, किससे करती हैं? तो रोहतांग से करती हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? बेहतरीन प्रश्न है, कौन सा सबसे पुराना है? सबसे पुराना कौन सा है? तो शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम। ठीक है, ये भी मैंने प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में कराया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड मैंने आपको बताया था, हीराकुंड सबसे बड़ा, महान, हीरा क्या हो गया? महान, यानी कि महानदी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, महानदी पे, ये भारत का सबसे बृहत्तम है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ठीक है, तो उत्तरी कोयल। किस पे? उत्तरी कोयल पे। किस पे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? उत्तरी कोयल। ठीक है, उत्तरी कोयल इसका। और ये किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल, तो ये सोन की सहायक नदी है, इसको आप याद रखेंगे, सोन की ये सहायक नदी है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, और ये सोन नदी पटना के पास जाके गंगा से मिल जाती है, तो आपको याद ही होगा। ठीक है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से होता है। ठीक है, किसको उगाने से होता है? ठीक है, तो विभिन्न मौसम पर दो फसल। क्या हो जाएगा? विभिन्न मौसम पर दो फसल। ठीक है, युग्म पैदावार की बात कर रहा है तो विभिन्न मौसमों में दो फसल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को देख के मजा आ रहा होगा आपको, और जो प्रैक्टिस सेट सेशन से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से आनंद ले रहे होंगे इस सेशन का। और अगर आपका इसमें रिविजन कितना हो रहा है आप मुझे ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर करेंगे, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चे तेल उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे तेल उत्पादन से। ये बेहतरीन प्रश्न था, कुछ नया लगा होगा आपको। काली क्रांति यानी कि कच्चे तेल उत्पादन से। अच्छा, बैंगनी क्रांति किससे है? बैंगनी क्रांति बताइए किससे है, जो कि करंट अफेयर में आप पढ़े होंगे, मैंने बताया भी था आपको किससे है। तो लेवेंडर की खेती से है। किससे है? लेवेंडर से। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्चे तेल का उत्पादन से। इसका ऑप्शन नंबर सी सुने हैं उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं। नकदी फसल आप जानते हैं जिसको तत्काल काटिए और बेचें उसके तुरंत हमको रिफंड मिल जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नकदी फसल में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सब तो जानते ही हैं, ये सब नकदी फसल है। गेहूं ऐसी जो नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? खेती के हिसाब से पूछ रहा है खाद्य की फसल कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो ये आप जानते ही हैं सर्वाधिक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, तो वो चावल खाया जाता है। क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। भारत में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र है, इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में कराया था। ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको आप देखते चलिएगा। ठीक है, कृष्णा गोदावरी को, ठीक है, हालांकि स्टार लगा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन है, लेकिन आप कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को याद रखेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी चुना है उत्तर प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? आपको पता है क्या पाया जाता है झरिया क्षेत्र में? तो झरिया किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज की। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वो कैसी योजना है? ठीक है, तो ये आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ किया था, और ये राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज में कैसे ऐसे ऐसे बना हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज आप बताएंगे इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे नहीं, आप जहाँ पढ़ रहे होंगे आप नोट डाउन कर लेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से एग्जैक्ट कौन कौन से जगह बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है और यहाँ पे कौन सा है। ठीक है, इसको आप बताएंगे। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से है, और अटल जी का ये योजना था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब हुआ था? आपको मैंने कराया था, अभी ये क्वेश्चन में कराया था। कब? तो डलहौजी के टाइम में। कब? 1853 में। 1853 में मुंबई से थाड़े जो बिछाई जा रही थी रेल लाइन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है ये। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर कहाँ पे है? तो हाजीपुर बिहार में है, और बिहार में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया है। कहाँ से किया है? इसका करेक्ट आंसर कब किया था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 में। ऑप्शन नंबर डी इस पे जिसने चुना है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, और आपको ये कैसा लगा हमारा सेशन, जिसमें आपको बेहतरीन प्रश्नों को संकलित किया गया। और यकीन मानिए इससे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इस सेशन को एक बार और देख लेंगे तो यकीनन इसमें आपको कोई डाउट और नहीं रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा ज़्यादा था, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं फोकस किया, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों से रूबरू कराया। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।